इस सत्र के आज हमारे जो दो वक्ता हैं, हमारे विकास दवे सर, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, और आलिंद महेश्वरी सर, राजकमल प्रकाशन से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जैसा कि मैंने जिक्र किया, हम टीनेजर्स लिटरेचर की बात कर रहे हैं, जिसमें आज कुछ स्पेसिफिक, खासकर भारत की बात करें तो बहुत वृहद रूप से स्पेसिफिक लेखन का अभाव कहीं ना कहीं मिलता है। हालांकि आजकल का जो ज़माना है कि हमारे घर में हम लोग अमूमन देखते हैं, अगर हमें बच्चों को खाना खिलाना है तो पहले उनके सामने मोबाइल ऑन करके रखना होता है। आजकल हमारे यहाँ का जो नई जनरेशन आ रही है, या जो अभी 5-6 साल की जनरेशन हुई है, उनको ABCD काखा गाघा भी यूट्यूब से पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाता है। हम उनके हाथों में किताब देने की बात कर रहे हैं, हम उनको लिटरेचर पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सर ये कहाँ तक संभव है, किस हद तक संभव है, ये क्वेश्चन मेरा सर आप दोनों से रहेगा। धन्यवाद प्रवीण भाई। सचमुच आपने एक ऐसे प्रश्न की ओर संकेत किया है जिसको लेकर के इस समय पूरा समाज उद्वेलित है, मन में कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। और मुझे लगता है कि आपकी अवस्था के और अलिंद भाई की अवस्था के लोग जब इस बात को चिंता कर रहे हैं, तो हम सब लोग चूंकि साहित्य से जुड़े हुए हैं, यहाँ परिसर में जितने लोग बैठे हैं वो सब साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो यह तो पक्की बात है, हम लोगों का तो ये स्पष्ट मत है कि नई पीढ़ी का बच्चा संवेदनशील तभी बनेगा, आत्मविश्वासी तभी बनेगा, और संघर्षों को पार करने की क्षमता उसमें तभी आएगी जब तक वो कला, क्रीड़ा और साहित्य, ये 3 विकल्प मैं देता हूँ। मैं ऐसा भी कभी नहीं कहता कि हम साहित्य वाले हैं तो अपनी कॉलर ऊंची रखें कि केवल साहित्य पढ़ करके और बच्चा जीवन के संघर्षों से पार पा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को अनिवार्यतः, आपकी पीढ़ी के लोग भी और जिनके घरों में बच्चे अब 9, 10, 15 वर्ष तक की अवस्था के, उन सबको अपने बच्चों को अनिवार्यतः साहित्य से, कला से और खेल से, इन 3 में से किसी एक विकल्प से जरूर जोड़िए। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि बच्चा जब मैदान में कबड्डी खेलता है तो केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि उसको हारना सीख जाता है, हारने में उसको कष्ट नहीं होता है, वो दिन में 10 बार हारता है, अंततः 2 बार जीतता है, और ये जीत उसके जीवन का एक मंत्र बन जाती है। केवल इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह कबड्डी जब खेलता है तो वह मरना भी जानता है, जीना भी जानता है और जिलाना भी जानता है। तो ये जो सारे जीवन मूल्य हैं, ये खेल से, साहित्य से आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सबसे जोड़ना चाहिए, ये एक अनिवार्य तत्व है। मेरा इसमें कहना ये है कि बच्चों को साहित्य से पहले हमें किताबों से जोड़ना होगा। साहित्य तक वो खुद पहुंच जाएंगे अगर हमने उनको किताबों से जोड़ा और वो चीज़ें दी जो वो पसंद करते हैं। और आज के समय में बच्चे सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर नहीं हैं, वो कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। पैंडेमिक के बाद ये बदलाव हमने बहुत तेज़ी से देखा कि पिछले 2 साल में 8 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अपने YouTube चैनल, अपना Instagram चैनल चला रहा है और बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो हमें बच्चों की पसंद देखनी होगी कि बच्चों की पसंद किस चीज़ में है, उसी तरह का कंटेंट लाना होगा और उसी मीडियम में जाना होगा जिस मीडियम में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम लोगों की पढ़ाई, हम लोगों का जो ब्रॉन एंड बॉटअप हुआ, वो सारा किताबों से, फिज़िकल किताबों से हुआ, तो हमें वही पसंद आता है। और लेकिन जाने अनजाने हम वही बच्चों पे थोपते भी हैं कि आपको भी यही करना है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली है, चीज़ें विकसित हुई हैं, किताबें, ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, इतने मीडियम आ गए हैं कि बच्चों के पास अपार सुविधाएं हैं कि वो क्या देखना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। हमें बस उसको ये गाइड करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपकी उम्र में क्या आपको पहले पढ़ना चाहिए, क्या आपको पहले सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, आगे का रास्ता वो खुद तय करेगा। सर आपने सही और गलत का जिक्र किया, काफ़ी अच्छी बात है। सर आपने साहित्य और कला दोनों का जिक्र किया। आपको नहीं लगता कि आजकल का जो हमारा टीनेजर्स का दौर है, जो टीनेजर्स की हमारी जनरेशन है, वो रील वाली जनरेशन है, सब ADHD वाले संक्रमण से कहीं ना कहीं ग्रसित भी मैं कहूँगा। वो रील्स में ऐसा है कि रील्स देख रहे हैं, कोई रील अच्छा नहीं लगा तो 5 सेकंड में उसको स्वाइप अप कर दे रहे हैं। बिल्कुल पॉसिबल है कि उस रील में या उस कंटेंट में आगे उनके लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन वो धैर्य की इतनी कमी है। इस बेसब्री वाले माहौल में हम उनको किताब से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो चूंकि किताब से जोड़ना है, किसी भी चीज़ से जोड़ना, साहित्य और कला से जोड़ना कहीं ना कहीं सब्र मांगता है, धैर्य मांगता है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि इस तरह के बेसब्री वाले माहौल में डोपामाइन जब केमिकल का स्राव हो रहा है उनके अंदर, ऐसे में उनको हम किस तरह से उन्हीं के समय में वो उचित कंटेंट उपलब्ध कराएं, ये कहाँ तक आपके लिए आपको लगता है चैलेंजफुल है? बिल्कुल ये मुश्किल काम है।
हम लोगों के लिए जब हमने बहुत लंबे समय तक यंग अडल्ट जिसकी बात करते हैं हम 13 से 17 साल के बच्चों के लिए हमने कुछ सोचा नहीं। उनको हमने पंचतंत्र, दादी नानी की कहानियाँ, मॉरल कहानियाँ, अकबर बीरबल के किस्से के बाद हमने सीधा उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा और फिर सीधा वो कॉलेज की कहानियाँ, कॉलेज की बातें, दोस्तों यारों की बातें आती हैं, बीच में उनके लिए जगह ही नहीं बन पाई। तो बिल्कुल मुश्किल होगा उनके लिए फिर से एक शुरुआत करना, उनके लिए ग्राफिक नॉवेल्स लाना जिसमें उनको खोलते ही एक आकर्षण लगे कि हाँ इसमें ये कैरेक्टर है, हाँ ये कैरेक्टर तो ऐसा है, इसमें वो किताब खोलते ही उनको कुछ रस मिले उसमें। हाँ, जी। हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे 5 सेकंड से ज़्यादा एक रील में नहीं रुकते। हम भी नहीं रुकना चाहते। हमें भी तुरंत देखते हैं कि ये हमारे काम की है या ये हमें इंटरटेन कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। और बच्चे तो हमसे ज़्यादा चंचल हैं और ज़्यादा चीज़ों की समझ रखते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं। तो हमें कंटेंट तो उन्हीं के ही हिसाब से लाना होगा कि जिसमें उनको पसंद आ रहा है, जिसमें चाहे वो भूतों की कहानी हो, चाहे वो सुपर हीरोज़ हों, चाहे हिस्ट्री हो। जैसे अभी एक किताब आई है युवान नोवा हारारी की, सेपियंस। पहले वो नॉवल फॉर्म में आई थी, अब उसका ग्राफिक एडेप्टेशन आया। ग्राफिक एडेप्टेशन अंग्रेज़ी में बहुत पढ़ा गया। वो ये ग्राफिक एडेप्टेशन ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के लिए है, कंटेंट उसमें वही है जो उसके नॉवल में था, लेकिन उसी को लाइटर बना दिया गया कि उसे कोई भी उम्र का बच्चा पढ़ सकता है। अब वही किताब हिंदी में भी आई है, ग्राफिक एडेप्टेशन, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, किस फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, हमें वहीं पर उतरना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि आइए नागार्जुन की कविताएं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनको उन्हीं के लेवल से समझा के शुरुआत करनी पड़ेगी, एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो विकास सर, क्या लिटरेचर को थोड़ा इवॉल्व होने की ज़रूरत है? जैसा अभी सर ने जिक्र किया चंचल मन, तो चंचल मन के हिसाब से अब उनके हाथों में किताब थामना, शायद वो अपने आप को आउटडेटेड फील करें। तो क्या हमारा लिटरेचर या किताबों को हम किसी तरह से रिप्लेस करें, किसी तरह से हम उनके माध्यम तक किसी अच्छे माध्यम से उन तक चीज़ें पहुँचाएँ? निश्चित रूप से प्रवीण जी, मैं इसका बिल्कुल प्रारंभ से समर्थक रहा हूँ। सामान्यतः ऐसा होता है कि साहित्य क्षेत्र में इन दिनों एक प्रश्न प्रकाशकों को, साहित्यकारों को बड़ा उद्वेलित करता रहता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही माध्यम परिवर्तित होता है, मोड चेंज होते ही पिछले मोड का पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मैं इतने सुधी श्रोताओं के बीच में आप सबसे पूछता हूँ, एक समय रहा होगा, स्वाध्याय वृत्ति तो मनुष्य के आदिकाल से रही है, जिस समय ताड़पत्रों पर पुस्तकें लिखी जाती रही होगी, क्या पहली बार जब किताबें छपी होगी, जब मशीन से छपी होगी, ट्रेडल मशीन आई होगी, कोई स्टेंसिल कटी होगी, तो लोगों को लगा होगा पता नहीं अब क्या हो जाएगा, ताड़पत्र आउटडेटेड हो जाएंगे और अब तो किताबें समाप्त हो जाएगी। छपी किताबों का युग आया, धीरे धीरे छपी हुई किताबें पॉडकास्ट में बदली, किंडर आए, ये आए, तमाम सारे यूट्यूब आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोड चेंज होना दरअसल पाठकों की वृद्धि का द्योतक है। नई पीढ़ी जिस मोड में उस साहित्य को चाहती है। आज मैं कई बार मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चों से बातचीत करता हूं तो कहते हैं हम लोग पूना और मुंबई के बीच में डेली अप डाउन करते हैं, और डेली अप डाउन करते हुए वे शिवाजी सावंत का छावा 3-3 बार पढ़ चुके हैं। अच्छा लगता है इसलिए। अब हो सकता है कि वो कार चलाते हुए शायद उसको नहीं पढ़ पाते पुस्तक को, लेकिन कार चलाते हुए सुन तो सकते हैं ना। तो ये जो माध्यम का परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है कि ये माध्यम का परिवर्तन एक अच्छे संकेत दे रहा है। मैं कल एक साहित्य के आयोजन में था और एक मैंने उदाहरण दिया था। मैंने बताया था कि इंदौर के युवा पीढ़ी को शायद ध्यान होगा, मुझे तो बहुत अच्छे से ध्यान है, हमारे यहाँ के एक समाचार पत्र ने 1 लाख पाठकों का उत्सव मनाया था। अब 1 लाख पाठकों के उत्सव में शाहरुख खान आए हैं, ऐश्वर्या राय आई हैं, और राजवाड़ा से लेकर गांधी हाल तक सड़कें भरी हुई है। यहाँ पर इस सदन में बैठे हुए मेरे युवा मित्रों में से लगभग 80 से लेकर 100 ऐसे हो सकते हैं जिनके YouTube पर 5-5 लाख फॉलोअर्स होंगे। तो आप लोगों की फॉलोअरशिप उस पाठक वर्ग से ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है ये माध्यम का परिवर्तन हम सबको मिलकर स्वीकारना चाहिए। हाँ, जैसा अलिन जी ने कहा कि कंटेंट पर हमारी निगाह बराबर होना चाहिए। हम बच्चों को जो देना चाहते हैं, इसको मैं बार बार, चूंकि बाल साहित्य के संदर्भ में जब कहता हूँ तो कहता हूँ कि बाल साहित्यकार को दादी नानी जैसी निगाह रखना चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा जो चाहता है वो देने के बजाय बच्चे के जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिन जीवन मूल्यों की आवश्यकता है, वो देने का हमको प्रयास करना चाहिए। सर बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे की बात जब हम कर रहे हैं तो उनको ऐसी कहानियाँ बिल्कुल
लुभावित करेंगी, लेकिन एक एज ग्रुप ऐसा भी है जो ना कि बच्चा है और ना ही बड़ा है, वो कहीं बीच में झूल रहा है। उसको छोटी कहानियाँ, दादी की कहानियाँ किडिश लगेंगी और बड़ी कहानियों से ज़्यादा वो ताल्लुक नहीं रखेगा। तो उनके लिए किस तरह का कंटेंट? आपने वास्तव में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रश्न ये है। सामान्यतः बाल साहित्य और इसको हम लोग बाल साहित्य जिसको कहते हैं, ये एक प्रकार का संच है, समूह है। इस एज ग्रुप के लिए 4 प्रकार के साहित्य रचने का प्रावधान मनोविज्ञान ने किया है। ये कोई बाल साहित्यकारों के द्वारा रचा हुआ विषय नहीं है। तो इसको हमने बच्चों के एज ग्रुप को 4 समूहों में बांटा है। एक होता है शिशु, एक होता है बाल, एक होता है तरुण और एक होता है किशोर। ये सब लगभग अगर आसानी से हमको समझना हो तो कक्षा के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जो केजी वाले बच्चे होते हैं और लगभग तीसरी कक्षा तक के, इन सबको आप अगड़म बगड़म गीत भी सुनाते हैं, जिसको हम बाल साहित्य में ध्वनि गीत कहते हैं। झरझर झरझर झरता जहना, छुक 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 चलती रेल, इस तरह का साहित्य उनको बड़ा अच्छा लगता है। छम 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 बरसा पानी। और लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो जब हम तरुण और किशोर वर्ग की अवस्था के बच्चों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा थ्रिल की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमको थोड़ा सा एडवेंचर की आवश्यकता होती है। हम सबको याद होगा, हम में से अनेक लोगों ने, जब हम तरुण थे या थोड़ा सा तरुण और किशोर अवस्था के थे, तो विश्व साहित्य की वो पुस्तकें जो तरुणों के लिए तैयार हुई थी, सिंदबाद जहाजी की यात्राएं, हमने देखा कि हमने गुलिवर की यात्राएं, ये जो पढ़ते थे, इन यात्राओं को अंग्रेजी साहित्य से हिंदी में अनुवादित होने के बाद हम सब ने भी पसंद किया। अब चूंकि हम लगातार इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि नई पीढ़ी के जो रचनाकार आ रहे हैं, उन्होंने युवाओं की भी इस नब्ज को पहचाना है। तो हमारे बच्चों ने कई नए लेखकों को बहुत तेजी से बेस्ट सेलर बनाया। आप देखिए, सावरकर पर लिखने की हिम्मत विक्रम संपत, मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, उनकी उम्र का कोई लेखक कर रहा है और उनकी किताबों को बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है। हम देखते हैं अभी वो सोनाली की लव स्टोरी ऐसी एक कोई उपन्यास आया है, मिश्रा है नाम, अभी थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है मुझे, बहुत तरुण लेखिका है, लेकिन विषय का चयन उन्होंने तरुण पीढ़ी के अनुसार किया और हमने देखा कि देखते ही देखते बहुत तेजी से वो पुस्तकें बिक रही है, उपन्यास बिक रहे हैं, कहानी संग्रह बिक रहे हैं, कविता संग्रह बिक रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वे अमीश त्रिपाठी हो, चाहे विक्रम संपत हो, चाहे चेतन भगत हो, इन सब लोगों ने युवा पीढ़ी की नब्ज को पहचानने का काम किया है। और साथ साथ एक बात और ध्यान में आई है कि हमारा जो गौरवशाली अतीत है, उस गौरवशाली अतीत को वर्तमान युगानुकूल बना करके, प्रासंगिक बना करके जब हम रखते हैं, तो बच्चे उसको छोटा भीम के रूप में स्वीकारते हैं और आगे जाकर के वो मलुहा और ये सारी कहानियां, जब शिव महापुराण की कहानियां अन्य अन्य शीर्षकों से आती है, तब भी स्वीकारी जाती है। तो बच्चे से लेकर किशोर तक हर कोई इन सब चीज़ों को समान रूप से पसंद करता है। आवश्यकता केवल उनके कलेवर में ढालने की है। कलेवर में ढालने की है। सर, आलिन सर, मेरा आपसे एक प्रश्न ये रहेगा कि अभी राजकमल प्रकाशन एक नया उपक्रम शुरू किया है, अनबाउंड स्क्रिप्ट। तो जिस तरह से अभी हमने बात करी चेंज ऑफ मोड की, हमने कंटेंट की बात करी, तो अनबाउंड स्क्रिप्ट किस तरह से, पहले तो मैं चाहूँगा आपसे कि आप अनबाउंड स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताएं और किस तरह से नए प्रयोग या अनूठे प्रयोग करने वाला, इसके बारे में आप कुछ कहें प्लीज़। ये अनबाउंड स्क्रिप्ट की शुरुआत हमने 2020 में ही करी और उसकी ज़रूरत हमें इसलिए लगी क्योंकि किशोरों के लिए हिंदी में सामग्री पढ़ने के लिए बहुत कम थी। हम लगातार देखते हैं कि इंग्लिश में बहुत तरह की विधाएं हैं जो सिर्फ किशोरों पे ही काम करती हैं, चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे वो हॉरर हो। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम ये देखते हैं हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक उम्र के साथ बड़ा होता है और वो बच्चे 8-10 साल का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो टीनेजर तक चलता है। तो उसके लिए एक कनेक्ट होता है कि हाँ, ये किताब उसको पढ़नी है क्योंकि वो बच्चा उसके साथ बड़ा हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं। तो अनबाउंड स्क्रिप्ट की शुरुआत भी हमने इसी सोच के साथ करी कि जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, दादी नानी की कहानियों से आगे, पंचतंत्र की कहानियों से आगे वो पढ़ना चाहते हैं पर हिंदी में उसकी सामग्री नहीं है। तो उसके लिए हमने कुछ किताबें लेके आए, जैसे ग्राफिक नावल लेके आए जिसका मैंने जिक्र किया, युval नोआ हरारी का। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो एक 11 साल की बच्ची ने लिखी है, ब्रूजो, मिस यू ब्रूजो के नाम से। और हम ये चाह रहे हैं कि जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बच्चे अपने रील्स बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक वर्ग ये भी होगा जो बच्चे खुद लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक वेब प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है जो ओपन फोरम है, जिसमें कोई भी आके टीनेजर्स के लिए जो लिखना चाहता है या टीनेजर जो लिखना चाहता है, चाहे वो स्पेस साइंस के बारे में हो, चाहे वो
कोई फिक्शन स्टोरी हो, चाहे वो नेचर के बारे में, वो आके लिखे और ये देखे कि जिस शहर, मान लीजिए कि गोरखपुर का 14 साल का बच्चा स्पेस साइंस के बारे में क्या सोच रहा है और मुंबई में बैठा हुआ बच्चा 15-16 साल का, 13 साल का बच्चा स्पेस साइंस के बारे में क्या सोच रहा है, तो उससे ये होगा कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे कि हाँ, क्योंकि बच्चों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आजकल उनके पास कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए इतने प्लेटफॉर्म हैं कि उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाके ढूंढनी है, उनको कहाँ क्या पढ़ना है, चाहे वो नेट से हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई वेबसाइट हो जहाँ से वो किताबें मंगवाना चाहें। तो बच्चों को हमें ये थोड़ी आज़ादी देनी पड़ेगी कि जो तुम लिखना चाहते हो, जो तुम बोलना चाहते हो, वो जाओ, लिखो, करो, सीखो। हम उनको हर बार बताते रहें कि नहीं, अब तुम्हें ये नहीं, अब ये करना है, वो कभी नहीं करेगा। ये सब हम अपने घरों में अनुभव कर चुके हैं। तो थोड़ी सी उसको आज़ादी दे के देखें कि वो क्या सोचता है, वो कैसे करना चाहता है, क्या लिखना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अनबाउंड स्क्रिप्ट की शुरुआत और सोच के पीछे यही हमारी कोशिश है। और बाकी सर, आपने टीनेजर्स को लेखन में लाने की बात कही, उनके मोटिवेशन की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न यहाँ से ये भी उठता है कि जो टीनेजर्स जहाँ से कंटेंट कंज्यूम करेंगे, खासकर लेखन का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, वो अपने पाठ्यक्रम से करेंगे, अपने पुस्तकों से करेंगे। लेकिन पाठ्यक्रम का जो जो साहित्य होता है, वो उससे बच्चे जो है सिर्फ इस हद तक कनेक्ट हो पाते हैं कि हमें परीक्षा में पास होना है। चूँकि जब लेखन की बात करते हैं तो कहाँ से प्रेरित होंगे, तो उनकी प्रेरणा के लिए किस तरह से आप उनको कंटेंट उपलब्ध कराना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि बच्चे जो पाठ्यक्रम से ही सीख सकते हैं। बच्चे बहुत सोचते भी हैं। और जो जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, तानिशी नाम है बच्ची का, वो 10 या 11 साल की बच्ची है और उसने एक फिक्शनली मेमोयर लिखा है एक पेट के बारे में, अपने डॉग के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि उसने किसी पाठ्यक्रम में ये पढ़ा होगा। उसने खुद ही धीरे धीरे ये स्किल अपने अंदर डेवलप करी होगी। ऑब्वियसली पेरेंट्स का और टीचर्स ने ज़रूर उसमें मदद करी होगी कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लिखो या इसमें थोड़ा सा और सुधार करो। वो गाइडेंस तो बच्चों को चाहिए ही होगी, वो चाहे उस बात को सुने, माने ना माने, लेकिन वो गाइडेंस तो हमें देनी होगी। और बच्चे जब खुद धीरे धीरे लिखना शुरू करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, तो उसकी कैपेसिटी अपने आप इन्वॉल्व होगी। हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, किशोरावस्था लेखन की, तो ऐसे में एक बेहद संवेदनशील प्रश्न उठता है कि जो किशोरावस्था की उम्र होती है, एज ऑफ चेंजेस की होती है। बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, मानसिक बदलाव आते हैं। वैसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेक्स एजुकेशन का। हम लोगों के समय में ऐसे शायद लिटरेचर का शायद अभाव रहा हो या हमारी उन तक पहुंच ना रही हो, तो हम लोग गलत माध्यमों से या दोस्तों के द्वारा हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जब हम किशोरावस्था या टीनेजर लिटरेचर की बात करते हैं, तो संवेदनशील प्रश्न यही है कि उनको किस तरह से भाषा को संयमित रखते हुए और उनको बिना किसी मोल्ड, ऐसा ना हो कि मोल्ड हो जाए किसी तरह से, कैसे उनको ये सब चीज़ों के बारे में अवगत कराएं। हाँ, ये मेरा प्रश्न दोनों से है, तो प्लीज़ आप देंगे। तो खैर ये तो बिल्कुल बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इसके लिए हिंदी में किताबें तो बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। इस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही कुछ ऐसी किताबें लाएं जो ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, कि कैसे जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो उनमें फ़िज़िकल और मेंटली चेंजेस कैसे आते हैं, उनमें कैसे हैंडल करना चाहिए। एक किताब हम और भी लेके आए थे जिसमें था लीव योर वरीज बिहाइंड। उसमें प्री टीन्स और टीन्स की मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके किताब थी कि बच्चे कैसे, बुलिंग अगर हो रहे हैं तो उससे कैसे उभरें, घर में अगर कोई ऐसा तनाव का माहौल है तो उससे कैसे उभरें। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और भी बेसिक चीज़ें हैं जिस पे किताबें हम तैयार कर रहे हैं, जैसे फेमिनिज़म। अब फेमिनिज़म क्या है ये बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आया, वो आंदोलन कहाँ शुरू हुए, उसके मुख्य पात्र कौन थे। इस तरह की भी किताबें हम तैयार कर रहे हैं कि बच्चे जिससे सीखें भी और गलत जानकारी उनको ना मिले। और इसके साथ साथ मतलब ये पिछले ही सवाल का जवाब होना चाहिए था, इसमें हम कुछ किताबें ऐसी भी ला रहे हैं जिसमें पर्सी जैक्सन, जो अंग्रेज़ी में बहुत पढ़ी जाती है किताब, उसकी सीरीज़ हम हिंदी में लेके आ रहे हैं। एक इनोला होम्स है, फीमेल डिटेक्टिव। फीमेल डिटेक्टिव का कॉन्सेप्ट हिंदी में बहुत ही कम है, हमने एक आध सिनेमा ज़रूर देखा है इसका, लेकिन जितने भी डिटेक्टिव हुए हैं वो सारे मेल ही किरदार रहे हैं। तो इस तरीके से भी
लड़कियों को हम चाहते हैं कि इस तरह की किताबें लेके आएँ और उनको सही जानकारी मिले और अलग अलग तरह की किताबें भी उनको पढ़ने को मिले। सर आप कुछ कहें please? आपके प्रश्न के उत्तर में मेरा मत ये है, सामान्यतया हमारे यहाँ पर भारत में कम से कम सेक्स एजुकेशन की व्यवस्थाएं अभी तक भी ठीक प्रकार से नहीं है। लेकिन मैं कई बार इस बात को अनुभव करता हूँ, ये हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत मत हो, हमारे घरों में सामान्यतया इस तरह की शिक्षा देने की आवश्यकता कभी रही ही नहीं। इसलिए नहीं रही क्योंकि हम परिवार परंपरा के लोग हैं। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जहाँ पर समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, व्यक्ति नहीं है। ये हो सकता है विश्व के उन देशों की समस्या हो जहाँ पर बच्चे अकेले रहते हों। हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि घर की बुआ है, भाभी है, बड़ी बहन है, ये सब मिलकर के घर की बेटियों को बातचीत में और सहज रूप से आपस में चर्चा करते हुए इन सारी बातों का ज्ञान अभी तक देती रही। किसी प्रकार के किसी एजुकेशन सिस्टम से उस विषय को जोड़ने की आवश्यकता हम लोगों को कभी लगी नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारतीय समाज में इस प्रकार के विषयों को देते समय हम कहीं बच्चे के मन में जिज्ञासा तो पैदा नहीं कर रहे। जिस साहित्य को आप 16 वर्ष की बालिका को देना चाहते हैं, अगर उसको 10 वर्ष की बच्चे हाथ में ले लेगी तो वह क्या क्या सीखने की कोशिश कर सकती है। 19-20 वर्ष की अवस्था में जो सीखना है, मैं एक बात इस बात को इस प्रकार से भी कहता हूँ कि संपूर्ण विश्व ने सेक्स एजुकेशन दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया और उन्होंने वल्गर तरीके से उस सेक्स को हथियार की तरह प्रयोग किया। उन्होंने मुक्त रूप से दैहिक संपर्क को एक प्रकार से मान्यता दे दी समाज में। इन दिनों अमेरिका की बेस्ट सेलर बुक आप कभी तलाश करके देखना, अंग्रेजी की एक पुस्तक है जो इस समय सबसे ज़्यादा पाश्चात्य देशों में, सभी देशों में, फ्रेंच में, जर्मनी में अनुवादित होकर बिक रही है। अंग्रेजी में उस पुस्तक का शीर्षक है द न्यू सेलिबेसी, नया ब्रह्मचर्य। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय समाज से कि जिस विश्व को आदर्श मान करके हम सेक्स एजुकेशन देना चाहते हैं वो हमसे उधार लेकर के नया ब्रह्मचर्य सीखने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग ब्रह्मचर्य इस अर्थ में बिल्कुल मत लीजिए आपको कोई धार्मिक जीवन मूल्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संयम है। जीवन में समय आने पर सही ढंग से देह का सदुपयोग करना है, केवल इतना विचार हमको नई पीढ़ी को देना है। भारत की नई पीढ़ी अत्यंत संवेदनशील है इन सारे विषयों को लेकर के, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के साहित्य को देने के लिए मैं एक बड़ा बाल साहित्य में ये उदाहरण देता हूँ, लेकिन तरुण साहित्य के संदर्भ में देकर के अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे यहाँ पर घर में छोटे बच्चों को जब बुखार आता है तो घर के सब लोग परेशान होते हैं, मलेरिया हुआ है, उसको कुनैन की गोली देना है। बच्चे को पता है कि गोली कड़वी है, वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा। दादी आती है और दादी कहती है कि बेटा तू परेशान मत हो, ये सब तो चलो तुम सब लोग दूर जाओ, मेरे बेटे से बात करने दो। अच्छा तुमको क्या पसंद है? दादी गुलाब जामुन बहुत खाना पसंद है। मलेरिया के रोग में गुलाब जामुन याद आ रहा है। दादी धीरे से जाती है, कुनैन की गोली को गुलाब जामुन में रखती है और कहती है बेटा एक गुलाब जामुन पूरा गटक लेगा तो 2 और खिलाऊंगी। और दादी के इस लाड़ प्यार में से कुनैन की गोली शरीर में जाती है, मलेरिया देह से बाहर होता है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को, चाहे वो बच्चे हों या तरुण हो, उनको गुलाब जामुन में कुनैन की गोली रख करके देने की आवश्यकता है। सर बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको एड्रेस किया। सर आप पिछले 30 सालों से देवपुत्र पत्रिका का संपादन कर रहे हैं जी। तो आप अपने आप को किस भूमिका में, एक निदेशक के तौर पर या आपकी जो देवपुत्र है उसके संपादक के तौर पर, किस जगह में आप ज़्यादा अपने आप को सृजनात्मक या रचनात्मक पाते हैं? जहाँ तक रचनात्मक और सृजनात्मक होने का प्रश्न है तो वो साहित्य अकादमी के निदेशक की कुर्सी पर बैठने के बाद तो केवल आने वाले नवोदित पीढ़ी के रचनाकारों, वरिष्ठ रचनाकारों, उन सब की पुस्तकों में शुभकामना संदेश और उनकी भूमिकाएं लिखने में ही पूरा समय चला जाता है। कल हमारी एक बहुत ही आदरणीय माता जी हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप मेरी पुस्तक की भूमिका लिखे। मैंने कहा अभी 127 भूमिकाएं अभी पेंडिंग रखी हुई है, मैं रोज़ 3-4 कंप्लीट करता हूँ भोपाल में बैठ कर के। तो उन्होंने कहा 128 नंबर पर हमारा नाम रख लो लेकिन लिखो ज़रूर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब रचनात्मकता और सृजनात्मकता तो बिल्कुल नहीं है। मैं जब देवपुत्र के संपादक के रूप में काम करता रहा, इन दिनों अधिक समय नहीं दे पाता हूँ, संपादक हूँ अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरा जीवंत संपर्क युवा और बाल रचनाकारों से होता था। तो मुझे लगता है कि वह मेरी रचनात्मकता अधिक थी। मैं बच्चों से सीधा संपर्क में रहता था, उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करता था।
क्या और अच्छा लिखा जा सकता है, इस विषय में कार्यशालाएं आयोजित होती थी, सीधे बच्चों से संवाद करता था, तो वो समय मेरे लिए ज़्यादा अनुकूल और सकारात्मक था। इन दिनों थोड़ा सा अकादमिक कामों में लगा हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह काम भी महत्वपूर्ण है। अंततः इतना सारा रचना संसार है, इतने साहित्यकारों ने लिखा है, उन सबको रेखांकित करना, और वो भी शासकीय इकाइयों के द्वारा रेखांकित करना, ये उन लोगों के जीवन का एक बड़ा मकसद हल करने जैसा काम होता है कि जीवन का साफल्य अनुभव करते हैं वो इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर की कृपा से एक काम मिला है। अभी 2.5-3 वर्ष होने को आ रहे हैं, और मैं कितना ठीक कर पा रहा हूँ ये तो साहित्य जगत आकलन करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि रचनात्मकता अभी कम हुई है, लेकिन सेवा बड़ी है। मैं सेवा और रचनात्मकता दोनों को समान मानता हूँ। बहुत सुंदर। चूंकि थोड़ा समय का अभाव है और ये सत्र देर से शुरू हुआ, तो मुझे पीछे से बार बार इशारे भी मिल रहे हैं। हालांकि बहुत सार्थक चर्चा चल रही है। बीच में एक इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हम दोनों की बातचीत में आप सब लोगों को शायद ध्यान में नहीं आया होगा कि प्रिय प्रवीण भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नए जमाने में जिस युवा पीढ़ी की, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, आप दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां पढ़ करके कहीं या किसी भाषण में सुन करके तालियां बजाते हैं, लेकिन इस पूरी सामग्री को आकर्षक ढंग से पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पर परोसने का काम एक अच्छी गृहिणी जैसे थाली परोसती है, ठीक उसी तरह से आपको कहीं राहत इंदौरी जी का कोई शेर मिलेगा, दुष्यंत कुमार मिलेंगे, श्री कृष्ण सरल की पंक्तियां मिलेगी, और वो सब हमारे प्रवीण भाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यानी समापन तो आपको करना चाहिए था, लेकिन जैसे कभी कभी कपिल शो में होता है ना, कोई और आकर के कहता है कि अब मैं होस्ट करूंगा, समापन बड़े करे तो ज्यादा बेहतर है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ युवा पीढ़ी के लिए कि तमाम तरह की बेकार के कुछ कुछ रील्स तैयार करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, तो क्या हम जो अच्छा साहित्य हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है उसमें से कुछ अच्छे कंटेंट्स लेकर के आप प्रेमचंद की एक सूक्ति का एक अच्छा बैनर बना करके अगर सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो ये साहित्य की बड़ी सेवा होती है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और नई पीढ़ी इस दिशा में और क्या कर सकती है आपके साथ मिल करके, ये थोड़ा बताइए। सर 2018 का वक्त होता है, और उस वक्त में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है, तो उस समय इन सब चीज़ों की बहुत कमी होती है। मुझे व्हाट्सएप स्टेटस लगाना होता है तो कोई कोटेशंस ऐसे आ जाते हैं जो फिल्मी कोटेशन होते हैं, या किसी फिल्म का डायलॉग होता है। तो ठीक उसी समय जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, रश्मि रथी पढ़ता हूँ, दिनकर पढ़ता हूँ, अज्ञेय पढ़ता हूँ, तो ऐसी बहुत सी पंक्तियाँ हैं जिनमें वो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बेहतर है, बस लेकिन उनका तरीका आकर्षक नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो अगर एक दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हम उसको रिप्रेजेंटेशन के उस पर काम करें, तो हमारी जो यंग जनरेशन है, क्योंकि उनको तो व्यूज़ चाहिए, उनको दिखना है समाज में कि हम अलग। एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी है हमारी इस जनरेशन की कि हमें अलग दिखना है। हम जिस तरह से अलग हो जाए हम उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो अलग दिखने के लिए हम अलग तरह के कंटेंट तलाशेंगे। तो अलग तरह के जब कंटेंट तलाशेंगे, तो अगर हम उनको बहुत ही अच्छा अलग नई डिज़ाइन देते हैं, नई चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें अपने आप को अलग दिखा पाते हैं वो। तो रील्स के माध्यम से अगर जैसे तमाम तरह के मीम्स आते हैं, तमाम तरह की छोटी छोटी बातें आती हैं जो 15 सेकंड में कंटेन हो जाती हैं, तो रील्स के माध्यम से हम जैसे अज्ञेय की कुछ लाइन कोट कर रहे हैं। कोई भी लड़का होता है, कोई भी जो आर्टिस्ट होता है, वो उस अज्ञेय की लाइन को पढ़ते हुए रील बनाता है, जिस पे उसको लाखों के व्यूज़ मिलते हैं, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। डोपामाइन उसका जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं उसका जस्टिफाई होता है। तो अगर इस बहाने से जिसको हम संक्रमण कह रहे हैं, ADHD जिसको हम संक्रमण कह रहे हैं, उस संक्रमण के माध्यम से अगर हम उन तक अच्छी चीज़ें संप्रेषित कर पाएँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरी प्रेरणा यही है कि सब लोग साथ में जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, टीम हमारी बनती है, लिट चौक में हम आते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ पर भी काम संभालते हैं, तो ठीक है, ये अच्छा है कुल मिला के। मैं दो लोगों के लिए तालियां बजवाना चाहूंगा सदन में। एक तो प्रवीण अग्रहर जी के विषय में मैंने बताया, साहित्य को लेकर के ये बड़े अच्छे कंटेंट बहुत सुंदर तरीके से परोस रहे हैं। एक चेहरा और मैं श्रोता दीर्घा में देख रहा हूँ, केशव गुप्ता, चाहूँगा कि खड़े हों। दिल से देशी इनका एक पेज है, और स्वदेशी चेतना के भाव को लेकर के ये बहुत अच्छा काम इस समय सोशल मीडिया पर करते हैं। गूगल ने उनको बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। तो इन दोनों के लिए जरूर हम सब तालियां बजाएं और प्रोत्साहन दें कि नई पीढ़ी भी सकारात्मक काम कर रही है। बहुत आभार सर आपका। ये आपके अनुभवों से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो बहुत सार्थक और बहुत सुंदर चर्चा रही सर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, समय का थोड़ा अभाव रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच आलिम सर। मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहूँगा कि हम अपने काम को सेवा का नाम ना दें। अगर हमें भाषा पसंद है, जो भाषा पसंद है, जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, जिस भाषा में लिखना चाहते हैं, जिस विधा में काम करना चाहते हैं, वो विधा में काम करें। उसे
काम की नज़र से देखें, सेवा की नज़र से ना देखें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदी जैसी भाषा है, किसी भी भाषा को सेवा की ज़रूरत है। उसमें जितना हम अपना मन से काम करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, वो हमारे लिए भी अच्छा है और भाषा के लिए भी अच्छा है। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।